उनसे पहले बात करता हूँ क्योंकि वो मुझे बता चुके हैं इस शो से पहले कि वो कुछ कहना चाहते हैं और वो इसके ऊपर तबसरा तो इसलिए सोलंकी साहब आपकी तरफ पहले, फिर बाकी गेस्ट की तरफ जाते हैं। जी, मैं मुख्तसर बात करता हूँ। पहले तो जिस वफाकी वज़ीर साहब ने जो बात की है अ, फ़ौज में फ़ौज के सरबराह की अ, मुस्तक़बिल करीब में तैनाती के हवाले से, तो मैं समझता हूँ कि क्योंकि उनका नाम नहीं है, तो ज़ाहिर है हम भी नाम नहीं लेंगे। लेकिन ये मुसद्दिक़ा ख़बर है। उन्होंने ये जो फ़रमाया है कि जो आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट है वो लगता है कि वो टाइम पे ही होगी और जनरल बाजवा तौसीह नहीं लेना चाहते और उन्होंने ऐसी किसी ख्वाहिश का इजहार भी नहीं किया। तो बात ये है कि इससे पहले भी जब 3 साल पहले तौसीह हुई थी, तो एजाज हमारी तस्दीक करेंगे अगर मैं गलत कह रहा हूँ, तो रिपोर्ट यही हुआ था कि उनकी ख्वाहिश नहीं थी। ये तो हमारे इमरान खान साहब उनकी ख्वाहिश थी। अब उस हुँ, ख्वाहिश की तकमील के लिए जो उन्होंने उल्टी-सीधी समरियाँ बनाई और उससे जो तमाशा खड़ा हुआ और फिर मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, वो इस इमरान सरकार की जो अ, अहलियत थी उसको साबित करता है। तो अभी भी जो सूरत-ए-हाल है वो ये ठीक है कि उन्होंने ठीक कहा होगा कि जी वो नहीं चाहते, लेकिन अगर हुकूमत देना चाहे, जी। तो जो आर्मी एक्ट में जो तरमीम हुई थी 1952 की, उसके अंदर ये बिल्कुल मुमकिन है। वज़ीर-ए-आज़म अगर ये कहेंगे तो उनके अख्तियार को कौन चैलेंज कर सकता है? जब आपने सब तमाम जमातों ने मिलकर एक आईनी एक एक्ट जो है उसके अंदर तरमीम की थी, तो उसमें तो फिर कुछ भी हो सकता है। लेकिन उससे आगे जो ड्रामाई उन्होंने बात की है वो ये है कि एक तो उन्होंने कहा है कि अ, वैसे तो टाइम आया नहीं है, लेकिन उनके ख़्याल में जनरल आसिम मुनीर साहब जो है वो मज़बूत उम्मीदवार होंगे। सही। मेरा ख़्याल है कि ये कहकर उन्होंने जनरल साहब के साथ कोई अच्छाई नहीं की, बल्कि उनके साथ ज़्यादती की है। क्योंकि जब भी आप नाम लेते हैं तो फिर जो अफ़राद हैं वो एक तरह से मुतनाज़ा हो जाते हैं। कुछ उनकी हिमायत में आएँगे, कुछ उनकी मुखालफत में आएँगे और ये बात अच्छी नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि कुछ नाम हैं जिस पर हमारी हुकूमत के अंदर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अब वो मैं नाम नहीं लेता क्योंकि जाने न जाने, गुल ही न जाने, बाग तो सारा जाने। तो वो उस तरफ मैं नहीं जाता, वो ज़रा खतरनाक इलाका जो है उसके अंदर हम दाखिल हो जाएँगे, तो हम उधर नहीं जाते। लेकिन उससे ज़्यादा जो इसमें सियासी बात है, मुझे जो लगता है वो ये है कि उन्होंने जो नाम लिए हैं कि जी ये मुमकिना उम्मीदवार हो सकते हैं, ये सियासी तौर पर लगता है कि इमरान खान को डराने के लिए। अब इससे मैं बिल्कुल। आगे मैं कुछ नहीं कहूँगा। जी। लेकिन लगता ये है कि खान साहब को भी इस तरह के खदशात हैं। इसलिए यही इमरान खान और उनकी जो यूथिया ब्रिगेड, जो अप्रैल से लेकर अभी तक पिछले 4 महीनों में जनरल बाजवा साहब का नाम लेकर गंदे और गलीज़ ट्रेन चलाते रहे हैं और उनको क्या-क्या कहते रहे वो मैं दोहराना नहीं चाहता। हमारा जो प्लेटफ़ॉर्म है उसकी जो शाइस्तगी है और तहज़ीब उसकी इजाज़त नहीं देती कि वो क्या-क्या ट्रेंड चलाते रहे। उन्हीं के बारे में इमरान खान के मुँह से आज ये निकलना कि मेरे ख़्याल में उनको तौसीह दे देनी चाहिए, फिर जो अगली हुकूमत आए वो फ़ैसला करे। एक तो ये इंतहाई गैर आइनी बात है, दूसरा ये फ़ौज का जो प्रोफ़ेशनल इदारा है, उसको नुकसान पहुँचाने की बात है। तीसरा ये इमरान खान के उस डर को ज़ाहिर करता है कि शायद जनरल बाजवा साहब अगर चले भी जाते हैं, तो अगले जो साहब आएँगे, वो शायद इतने ताकतवर होंगे
کہ یہ جس طریقے سے فوج کے ادارے کو بدنام کر رہے ہیں اور ان کے اندر دراڑیں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس میں ان کی گلو خلاصی، ان کی جان بخشی نہیں ہوگی۔ یہ خان صاحب کا ڈر بول رہا ہے، یہ کہتے ہیں، اور ان کو اس کی پرواہ نہیں ہے کہ ان کے جو یوتھی ہے وہ کہیں گے کل تک تو آپ نے ہم سے ٹرین بنوایا، ابھی کہہ رہے ہیں کہ ان کو توسیع دے دو۔ تو خان صاحب کہیں گے کہ عظیم لیڈر جو ہے وہ ہمیشہ یو ٹرن لیتے ہیں، تو میں نے لیا ہے، اور اگر آپ اتنے عقل مند ہیں تو پھر میرے پیچھے کی۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ نے تو بیچارے معصوم سوشل میڈیا سیلز والے جو ہیں ان کو تو کہیں کا نہیں چھوڑا۔ تو میں چاہتا ہوں اعجاز صاحب چونکہ موجود پنڈی اسلام آباد کی خبریں بڑی قریب سے فالو کرتے ہیں، اعجاز صاحب آپ کی طرف بڑھتے ہیں۔ سرنگی صاحب نے جو یہ 2 ہیڈ لائنز ہیں ان کے پیچھے مختلف جو محرکات ہو سکتے ہیں ان کے اوپر تو تبصرہ کیا۔ آپ ہمیں یہ بتائیے کہ آپ کی کیا اطلاعات ہیں یا کیا گردش کر رہا ہے اسلام آباد کی غلام اقتدار کی غلام گردشوں میں؟ رضا صاحب، یہ جو نام آج سامنے آیا ہے ایک وفاقی وزیر کے توسط سے، اس حوالے سے اسلام آباد کے کچھ سینئر جرنلسٹ دوست بہت پہلے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ان پر نظر رکھیے، ڈارک ہارس ہو سکتے ہیں، لیکن اس میں ایک قباحت ہے کہ ان کے حوالے سے یہ بھی خبریں گردش میں ہیں کہ یہ شاید 27 نومبر سے 2 روز یا 3 روز پہلے ریٹائر ہو جائیں گے، کیونکہ ان کو 2 ماہ بعد لگ سکے تھے، تو وہ وقت ہے وہ انہیں دینا پڑے گا۔ اس کے باوجود یہ ہو جائے گا، لیکن یہ کوئی ایسی قانونی رکاوٹ نہیں ہے۔ آرمی چیف کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ مخصوص حالات میں کسی بھی لیفٹیننٹ جنرل کو 1 سال کے لیے توسیع دے دے، لیکن اگر آپ ماضی میں پاکستانی فوج کے سربراہ کی تقرری کے عمل کو دیکھیں تو اس میں 2 چیزیں بہت اہم ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ کمپیٹنس کتنی ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ ریٹائرمنٹ میں کتنا عرصہ رہ گیا ہے اور کتنے لوگ متاثر ہوں گے۔ تو یہ یوزول پروسیس ہے، جب سمری بھجوائی جاتی ہے تو اس میں یہ ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ باقی ظاہر سی بات ہے فیصلہ جو ہے وہ اس سمری کی بنیاد پر ہونا ہے جو جنرل باجوہ صاحب نے بھیجنی ہے وزارت دفاع کے ذریعے، اور پرائم منسٹر کے ساتھ ان کی مشاورت ہونی ہے، تو اس کے بعد ہی ہونا ہے، لیکن 1-2 نام اور بھی ہیں۔ تو اس لیے ابھی اس بارے میں کوئی حتمی رائے تو نہیں کہی جا سکتی، لیکن یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ جنرل عاصم منیر صاحب کا نام جو ہے وہ جو کہہ رہے تھے سرنگی صاحب، ایک تو شاید اس کے لیے ڈراپ کیا گیا ہے، اور آج جو بھی آپ نے خبر کا بھی تذکرہ کیا، کامران خان صاحب کا بھی تذکرہ کیا، تو اس میں جو عمران خان صاحب کا جوابی بیان ہے وہ میرا خیال ہے وہ کاؤنٹر ایفرٹ ہے ان کی جانب سے بھی۔ اب آپ دیکھیے نا، 2 چیزیں ہیں، ایک تو وہ ان کا خوف یقینی طور پر ہو سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس میں ایک اور چیز بھی آپ دیکھیے کہ عمران خان صاحب ماضی قریب میں پبلک جلسوں میں بھی یہ کہتے رہے کہ مجھ سے مشاورت کی جائے نئے آرمی چیف کے لیے، کیونکہ میں سب سے بڑا لیڈر ہوں۔ یہ کوئی چیئرمین نیب کی تقرری تو ہے نہیں، نہ ہی چیف الیکشن کمیشنر کی تقرری ہے جن کی کوئی پولیٹیکل امپلیکیشن ہونی ہے، لیکن خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ بالکل اسی پروسیس کی طرح یہ ان کے ساتھ بھی ڈسکس کیا جائے۔ لیکن اس کا ایک اور پہلو بھی ہے، خان صاحب کو یہ سمجھ میں آ گئی ہے کہ جنرل باجوہ صاحب ریٹائر ہو رہے ہیں، لیکن ان کو 1.5 سال کی مدت اور مل سکتی ہے آئینی اور قانونی طور پر، کیونکہ جب وہ ریٹائرمنٹ کی ایج اٹین کریں گے جس وقت اس کے آگے 1.5 سال تک وہ 64 کی جو کانسٹیٹیوشنل ایج ہے وہ موجود ہے، تو اس وقت تک ان کو توسیع دی جا سکتی ہے، ایک توسیع وہ پرائم منسٹر دے سکتے ہیں۔ اس سے اگر مزید دینا چاہیں گے 3 سال تو پھر آئینی ترمیم کی ضرورت پڑے گی، ان کو توسیع دی جا سکتی ہے، ایک توسیع وہ پرائم منسٹر دے سکتے ہیں۔ اسے اگر مزید دینا چاہیں گے 3 سال تو پھر آئینی ترمیم کی ضرورت پڑے گی۔ ایک بات، الیکشن اب شاید اگلے سال اگست سپتمبر میں ہوگا، اور اگر اگلے سال الیکشن اگست سپتمبر میں ہونا ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اتنا پاپولر ہوں کہ میں اگلے سال الیکشن ون کر لوں گا، اور اس درمیان میں جو ہوم لابنگ کرنی ہے امریکہ میں انہوں نے فرما آئے کر رکھی ہے، پاکستان میں ان کے دوست آج شیخ رشید نے بھی تصدیق کر دی ہے کہ کچھ بیک گراؤنڈ رابطے ہوئے ہیں۔ ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان کچھ رابطے ہوئے ہیں۔ تو عمران خان نے جہاں اس بیان کے ذریعے وفاقی وزیر صاحب کے اس اسٹیٹمنٹ کو کاؤنٹر کیا ہے، وہیں انہوں نے ایک اور پیغام بھی دیا ہے کہ وہ 1.5 سال انتظار کر لیں گے، دباؤ بڑھائیں گے، اور پھر اس کے بعد وہ اگلا آرمی چیف ہر صورت وہ خود لگانا چاہتے ہیں۔
तो बुनियादी बात यही है, जहां तक जनरल बाजवा साहब की रिटायरमेंट की बात है, तो मुझे याद है तकरीबन 3.5-4 साल पुरानी बात है, आसिफ गफूर साहब उस वक्त डीजी हुआ करते थे। उन्होंने उससे पहले जब ये मुकदमा अभी अदालत नहीं गया था और अदालत ने पार्लियामेंट को नहीं भेजा था जस्टिस कोटा की कोर्ट ने, उस वक्त उन्होंने ये कहा था कि आर्मी चीफ साहब बाहर जाना चाहते हैं, घर जाना चाहते हैं, और हम उनसे ये कह रहे हैं कि वो जेलें, क्योंकि बैरून मुल्क उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, और आपको पता है कि सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात है, कुछ और ममालिक के साथ आर्मी के ताल्लुकात जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर उसके बाद जब उनको तौसीह मिल गई तो फिर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोबारा बताया था कि तौसीह क्यों लेना पड़ी है, और वो तौसीह में इमरान खान हुकूमत के कुछ मंसूबे शामिल थे कि जी ये करना है, और जब तक पीस नहीं होगा, मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं होगी, और उसके लिए जरूरी है कि आर्मी चीफ और वो एक पेज पर हो। तो उस वजह से उस वक्त उन्होंने उनको तौसीह दी, और अब भी वो ये समझते हैं कि वो अगर उनके कहने से तौसीह मिल जाती है 1.5 साल की, तो फिर उनके और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो ताल्लुकात कार बहुत खराब हैं इस वक्त। आज तक की इत्तला के मुताबिक जो मेरी इत्तला है वो यही है कि ताल्लुकात कार बहुत ही खराब है, और शेख रशीद की बात अपनी जगह, लेकिन अभी तक उस जानिब सफर जो है मुरादियत अभी का आगाज अभी चूंकि नहीं हुआ है। तो मैं ये समझता हूँ कि वो भी गेन करना चाहते हैं वक्त के इस दरमियान में, वो अपने बिगड़े ताल्लुकात को बना लें और फिर इलेक्शन जीते, और उनको भी पता है, वो बार बार ये कहते हैं कि गलती हो गई है तो आइए और फिर मुझे वापस लेकर आइए, उनकी वापसी इलेक्शन के जरिए ही होनी है। तो वो ये चाहते हैं कि उस ताल्लुकात को दुरुस्त करके अगला इलेक्शन जीते, और फिर अगला अगला आर्मी चीफ वो खुद। जी, अगला आर्मी चीफ वो खुद लगाएं। और ये तो कमाल की बात है कि ऑपोजिशन के लीडर्स माजी में बड़े रहे हैं, उन्होंने कभी ऐसा मुतालबा नहीं किया था कि जी मैं बड़ा मकबूल हूँ। बेनजीर भुट्टो से ज्यादा कौन मकबूल था पाकिस्तान की तारीख में। बाद में नवाज शरीफ साहब भी बड़े मकबूल रहे हैं, उन्होंने भी कभी इस तरह की, खैर चलिए ये तो अलग बहस है। जी सोरवर्दी साहब आपकी तरफ आते हैं, आपने सुनी दोनों मुर्तजा सोलंकी और एजाज साहब की खतरनाक बातें, तो आप भी जरा इसमें इजाफा कीजिए और खतरा की जो है वो जो है घंटी जो है वो उसको ज्यादा ना ऊंचा बजा दीजिएगा। नहीं देखें, अब बात तो करनी पड़ेगी ना। अब ये मेरा मतलब है साथ आपके हैं और साथ के खतरे की घंटियां ना बजाएं, ये तो गलत बात है। कि अच्छा, बात तो करने दें। ठीक है। देखें जी, वैसे तो मैंने अली को एक ट्वीट अपना भेजा था कि मैंने 7 सितंबर को ट्वीट किया था, जब इमरान खान साहब ने कहा था कि अगला आर्मी चीफ नवाज और जरदारी को नहीं लगाना चाहिए। तो मैंने कहा था ये दरअसल बाजवा की एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर अगला चीफ इस हुकूमत ने नहीं लगाना है तो मुल्क बगैर चीफ के तो नहीं रहेगा। तो हाँ फिर जी, यही चीफ चलेगा जब तक अगली कुछ नहीं होएगा, तो ठीक है ना। तो इसलिए ये बात तो 7 सितंबर को जब इमरान खान साहब ने पहली दफा आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट को कंट्रोवर्शियल बनाने का बात की थी, तो समझ आ गई थी कि वो बाजवा साहब की एक्सटेंशन का बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और उनका ख्याल है कि नया चीफ ना लगाया जाए और मौजूदा चीफ को ही चलाया जाए। अब इसमें दो बातें हैं कि वो जिसको चीफ बनाना चाहते हैं, या अमूमी राय है कि वो जिसको चीफ बनाना चाहते हैं उसने भी अप्रैल में रिटायर हो जाना है। देखिए, मैंने आपके डर से नाम नहीं लिया है, मैं बिल्कुल हदूदों के युद्ध में बात कर रहा हूँ। ठीक है ना। इमरान खान साहब का फैज जिधर बह रहा है, वो भी तो अप्रैल में, मेरा मतलब है कि उनके भी तो घर जाने की डेट है। तो अगर वो घर चले जाते हैं और उसके बाद अक्टूबर में इलेक्शन होते हैं और चीफ को 1 साल की एक्सटेंशन मिलती है जो अगले साल 28 नवंबर तक होती है, तो फिर सिचुएशन क्या होगी? जी, फिर सीनियरिटी लिस्ट क्या होगी? फिर उसमें क्या चॉइसेस अवेलेबल होंगी किसी के पास? पर उसमें वो तो नहीं होंगे जिनको खान साहब चाहते हैं। ठीक है ना? फिर तो खेल नया हो गया होगा। तो दुरुस्त। इसलिए या दूसरी सूरत ये है कि खान साहब मजीद टाइम चाहते हैं। उनका ये ख्याल है कि अगर वो, पहले उनकी कोशिश थी कि वो मौजूदा चीफ की रिटायरमेंट से पहले मुल्क में इंतखाबात करवा लें, और उन्होंने इसकी सरतोड़ कोशिश की कि मुल्क में इंतखाबात हो जाएं। इसके लिए उन्होंने हर किस्म का आदमी इस्तेकाम भी किया, 25 मई जैसा भी किया, और भी इतने जलसे, इतने जुलूस किए। लेकिन अब वो जैसे जैसे टाइमलाइंस करीब आ गई हैं तो उन्हें समझ आ गई है
کہ وہ 28 نومبر سے پہلے ملک میں انتخابات نہیں کروا سکے.